हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में महिला सुपरवाइज़र की परीक्षा होने वाली है जो सितंबर के बाद होगी। उसकी नोटिफिकेशन या फॉर्म भरने की अभी कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, तो फिर भी महिला सुपरवाइज़र की तैयारी अभी से करना शुरू कर दीजिए। तो मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ महिला सुपरवाइज़र के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा नोट, जिससे आप लोग तैयारी कर सकते हैं या घर में नोट बना सकते हैं। तो महिला सुपरवाइज़र का यह स्वास्थ्य और पोषण है, जिसमें आज का चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन, पोषक तत्व। न्यूट्रिशन 3 तरह के होते हैं, जो कि एक पोषक तत्वों को ग्रहण करता है और शोषण करता है और शरीर ने उसका कितना उपयोग किया। पोषण के जनक एंटोनी लेवइजर हैं। न्यूट्रिशन पोषक तत्व यह 2 प्रकार के होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिशेंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अल्प पोषक तत्व, बहुल पोषक तत्व। कार्बोहाइड्रेट, जिसे शर्करा या शुगर भी कहते हैं, यह एक वयस्क व्यक्ति को एक दिन में 300 से 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट का अनुपात होता है 1:2:1। कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई सैकेराइड है। सैकेराइड के आधार पर कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं। मोनोसैकेराइड, यह कार्बोहाइड्रेट की एक इकाई से मिलकर बना होता है। पॉलीसैकेराइड, यह 2 से 9 सैकेराइड से मिलकर बना होता है। और तीसरा है पॉलीसैकेराइड, जो 10 या 10 से अधिक सैकेराइड से मिलकर बने होते हैं। दूसरा है फैट या वसा। एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन 80 ग्राम वसा का सेवन करना चाहिए। प्रोटीन, यह बहुल पोषक तत्व है। इस प्रोटीन के सोर्स मतलब स्रोत होते हैं, जैसे मीट, अंडा, सोयाबीन, दाल, मशरूम। अंडे में 7 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। इसका सफ़ेद वाला भाग में 4 ग्राम प्रोटीन और पीले वाले भाग में 3 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में 100 ग्राम सोयाबीन बड़ी में 36.5 ग्राम प्रोटीन होता है। किसी भी वयस्क व्यक्ति के भार का 0.8 ग्राम प्रोटीन लेना होता है। अर्थात अगर किसी व्यक्ति का वजन 50 किलो है तो 50 गुना 0.8 कर देंगे और दशमलव हटा के बटा 10 लगा देंगे, फिर उसका हल निकाल लेंगे। 13 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए 0.95 ग्राम की प्रोटीन की आवश्यकता होती है, उसके बॉडी वेट के अनुसार। बच्चों के लिए प्रोटीन की आवश्यकता 2 ग्राम ऑफ बॉडी वेट, यानी बच्चों का वजन जितना है उसका 2 ग्राम बच्चों को आवश्यकता होती है। गर्भवती महिलाओं को प्रोटीन की आवश्यकता प्रतिदिन आहार में 60 से 70 ग्राम लेने की आवश्यकता होती है। चलिए अब हम विटामिन के बारे में पढ़ते हैं। यह माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है, जिसे अल्प पोषक तत्व कहते हैं। यह एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसे हम ग्राम में खाते हैं, वह है विटामिन सी। जैसे संतरा, टमाटर, अमरूद आदि, इसे हम ग्राम में खाते हैं। और जितने भी विटामिन होते हैं उसे हम अल्प पोषक तत्व के रूप में ग्रहण करते हैं। हमारे मुंह में लार का सामान्य दैनिक उत्पादन 0.5 से 1.5 लीटर के बीच होता है। औसत व्यक्ति एक दिन में 720 मिलीलीटर लार बनाता है। इसे एक वर्ष में 360 दिनों से गुना करें तो यह 262.8 लीटर के बराबर होता है। मिनरल्स, जमीन के अंदर से निकलने वाले तत्वों को खनिज कहते हैं। यह अल्प पोषक तत्व और बहुल पोषक तत्व दोनों की श्रेणी में आते हैं। चलिए अब हम विटामिन के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। विटामिन, जिसे कार्बनिक यौगिक भी कहा जाता है, विटामिन को पहले सहायक पदार्थ के नाम से जाना जाता था। विटामिन की खोज कैसिमिर फंक ने की थी। विटामिन के अन्वेषणकर्ता में 3 वैज्ञानिकों के नाम आते हैं, निकोलाई लुनिन, कैसिमिर फंक और फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस। फाइब्रिन प्लस ब्लड मिलकर ब्लड क्लॉटिंग बनाता है, जिसे रक्त का थक्का जमना कहते हैं। आइए अब देखते हैं कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है और विटामिन B1 बराबर ही विटामिन बी होता है। तो आइए हम यह जान लेते हैं कि विटामिन बी कितने प्रकार का होता है। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 होता है।
जल घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, आइए हम जानते हैं। विटामिन बी और विटामिन सी जल घुलनशील विटामिन होते हैं। विटामिन B4, B8, B10 और B11 यह विटामिन की श्रेणी में नहीं आते हैं। आइए अब हम यह जान लें कि वसा घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, जिसे हम फैट सॉल्युबल भी कहते हैं। इसे यह कीड़ा होता है, कीड़ा अर्थात विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। आइए दोस्तों, अब हम विटामिन के रासायनिक नामों की जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का टोकोफेरॉल। विटामिन के का नेप्थोक्यूनिन। विटामिन B1 का थाइमिन। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन। यह राइबोफ्लेविन दूध में पाया जाता है, गाय के दूध में, जिससे गाय के दूध का रंग पीला होता है। विटामिन B3 का नियासिन। विटामिन B5 का पेंटोथेनिक। विटामिन B6 का पैरोडॉक्सिन। विटामिन B7 का बायोटिन। विटामिन B9 का फॉलिक एसिड। जब शरीर में आयरन की कमी हो जाती है या खून की कमी हो जाती है तो हमें फॉलिक एसिड लेने की सलाह दी जाती है, अर्थात B9 लेने की सलाह दी जाती है। और विटामिन B12, इसे साइनोकोबालामाइन भी कहते हैं, यह एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसमें कि कोबाल्ट धातु पाया जाता है। आइए अब हम विटामिन ए के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानते हैं। यह फैट सॉल्युबल है और यह विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इस विटामिन ए का कार्य क्या क्या है? यह WBC का निर्माण करता है, जिससे हमारे शरीर में इम्यूनिटी का निर्माण होता है। यह नेत्र के लिए काफ़ी अच्छा होता है। नेत्र में, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दो सेल होते हैं, कोन सेल और रॉड सेल, जिसे शंकु कोशिका और श्लाका कोशिका कहते हैं। यह कोन सेल जो होता है यह हमें उजाले में देखने में मदद करती है और यह रॉड सेल जो होता है अंधेरे में देखने में मदद करती है। कोन सेल में ऑप्सिन प्रोटीन पाया जाता है और रॉड सेल में रेडोप्सिन प्रोटीन पाया जाता है। जैसे कि उल्लू जो होते हैं उसमें रेडोप्सिन प्रोटीन की अधिकता होती है, इसीलिए वह रात में देखने में सक्षम होता है। विटामिन ए ऑप्सिन को रेडोप्सिन में कन्वर्ट करता है। रेडोप्सिन प्रोटीन की कमी होने से हमारे शरीर में नेत्रों से रात में दिखाई देना बंद हो जाता है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस अथवा रतौंधी कहते हैं। जो विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन ए का तीसरा कार्य है आंसुओं का निर्माण करना। जब विटामिन ए की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो देखिए उनसे कौन कौन सी बीमारी होती है। रतौंधी, जीरोप्थेलेमिया, कोरोनियल जेरेसिस, सीलिएक रोग और सिस्टिक फाइब्रोसिस। कोरोनियल जेरेसिस में आंसुओं का निर्माण कम हो जाता है। सीलिएक रोग होने पर आंत प्रभावित होती है और सिस्टिक फाइब्रोसिस होने पर फेफड़ा प्रभावित होता है। आइए देखते हैं कि विटामिन ए के कौन कौन से स्रोत हैं। एक प्लांट प्रोडक्ट होता है जो पौधों के उत्पाद होते हैं, जैसे हरी पीली सब्जियां, फल इत्यादि। और एनिमल प्रोडक्ट होता है जिससे फिश, लीवर आदि खा के हम विटामिन ए की कमी की पूर्ति कर सकते हैं। आइए अब हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन बी के सोर्स कौन कौन से हैं, पहले यह जान लेते हैं। अनाज, अंकुरित अनाज जैसे चना, मूंग, डेयरी उत्पाद, मछली, हरी सब्जियां इत्यादि। विटामिन बी के क्या क्या कार्य हैं वह भी देख लेते हैं। मस्तिष्क का विकास करता है, यह बालों पर नियंत्रण करता है, जैसे बालों का सफ़ेद होना रोकता है, बालों का झड़ना इत्यादि। पर हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि जब बालों के जो झड़ना या सफ़ेद होना होता है या गंजापन होता है, यह कभी कभी जेनेटिक्स भी होती है। त्वचा, जीभ, होठ का ध्यान रखना, सहविकर RBC का निर्माण करना इत्यादि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का कार्य होता है। जहाँ भी थाई वर्ड हो उसका मतलब हम यह समझेंगे कि वह सल्फर युक्त है, अर्थात विटामिन बी सल्फर कॉन्टेनिंग है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। हम यह जान लें कि बेरी किसे कहते हैं और किस कारण से होता है। यह रोग दो प्रकार का होता है, एक होता है गीली बेरी और दूसरा होता है सूखी बेरी। गीली बेरी हृदय और संचार प्रणाली को प्रभावित करती है। यह दिल की विफलता का कारण बन सकती है, अर्थात हार्ट अटैक का कारण बन सकती है। सूखी बेरी जो होती है वह नसों को नुकसान पहुंचाती है और इससे मांसपेशियों की ताकत कम हो जाती है, जिससे मांसपेशी में पक्षाघात हो सकता है।
परीक्षाओं में एनोरेक्सिया बीमारी के बारे में भी प्रश्न आ जाते हैं, तो हम इसकी भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। एनोरेक्सिया अर्थात यह बीमारी होने पर भूख बिल्कुल भी नहीं लगती। यह विटामिन B1 की कमी से होता है। इसमें पाचन कम होता है, जिससे भूख कम लगती है और वजन कम होता चला जाता है। इसकी कमी से याददाश्त भी कमज़ोर हो जाते हैं। आइए अब हम विटामिन B2, जिसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है, उसके बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। विटामिन B2 की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं यह देख लेते हैं। जैसे चर्म रोग, जीभ में सूजन, किलोसिस जिसे ओष्ठ विदरण कहते हैं। इसमें ओठ के दोनों साइड कट जाते हैं और उसमें स्किन लाल हो जाती है, जिसे सूजे व फटे हुए होठ कहते हैं। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? गले में सूजन या खराश होना, आँख आना जिसे कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं। आइए अब हम यह देख लेते हैं कि विटामिन B2 का सबसे अच्छा स्रोत कौन कौन सा है। गेहूं, अंडे, हरी पत्तेदार सब्जियां। B2 का सर्वश्रेष्ठ स्रोत मस्कैडिन अंगूर है। अंगूर की 100 ग्राम मात्रा में 1.5 मिलीग्राम विटामिन B2 होता है। विटामिन B3, इसके कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? जैसे दस्त, चर्म रोग, याददाश्त व भावनाओं की कमी अर्थात डायरिया, डर्मेटाइटिस और डेमेंशिया। यह तीनों रोग को D3 के नाम से जाना जाता है। इसे D3 डिजीज कहते हैं। इसी D3 डिजीज को ही पेलाग्रा कहते हैं, जो विटामिन B3 की कमी से होता है। इसके सिम्टम्स जान लेते हैं। इसमें हृदय का आकार बढ़ने लगता है, गले में सूजन व जीभ में सूजन हो जाता है और गंजेपन की समस्या होती है। गंजेपन की समस्या कभी कभी आनुवांशिकी भी होती है और यह सिर्फ पुरुषों में पाया जाता है। विटामिन B5, जिसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिक है, यह विटामिन हार्मोन उत्सर्जन में मदद करता है। हार्मोन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक प्रोटीन और दूसरा फैट, वसा। 90% हार्मोन जो होते हैं वह प्रोटीन से बने होते हैं। जिस भी हार्मोन में स्टेरॉन शब्द दिख जाए तो वह हार्मोन वसा का बना होता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन इत्यादि। इसकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां या रोग होते हैं? बालों का सफ़ेद होना, बांझपन, पैरों में जलन महसूस होना। इसके स्रोत देख लेते हैं। संतरा, अनार, केला, एवोकाडो, ब्रोकली, शकरकंद, मशरूम इत्यादि। विटामिन B6, जिसे पैरोडॉक्सिन भी कहते हैं, आइए हम इसके कार्य को देख लेते हैं। RBC के निर्माण में मदद करता है, संचित वसा को शर्करा में बदलता है, प्रतिरक्षी तंत्र के निर्माण में सहायता करता है अर्थात एंटीबॉडी बनाता है। शुगर से संबंधित हार्मोन इंसुलिन, ग्लूकागोन और कॉर्टिजोल होते हैं। ग्लूकागोन यानी B6 होता है। इंसुलिन और ग्लूकागोन और कॉर्टिसोल का कार्य देखते हैं क्या क्या होता है। इंसुलिन अतिरिक्त शर्करा को वसा में परिवर्तित करता है और ग्लूकागोन यानी B6 अतिरिक्त वसा को शर्करा में परिवर्तित करता है और कॉर्टिसोल अतिरिक्त प्रोटीन को शर्करा में परिवर्तित करता है। जब हम उपवास या व्रत रखते हैं तो उस टाइम हम कुछ भी नहीं खाते, तो उस टाइम यही इंसुलिन जो शरीर में शर्करा जमा रहती है उसी को वसा में परिवर्तित कर देती है, जिससे हमें भूख कम लगती है या भूख की कमी पूरी हो जाती है। विटामिन B7, जिसे बायोटिन कहा जाता है, बायोटिन का पुराना नाम विटामिन H है। विटामिन B7 शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है तथा बालों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि विटामिन H का वर्तमान नाम क्या है, तो विटामिन H का वर्तमान नाम विटामिन B7 है, जिसे बायोटिन कहा जाता है। इस विटामिन की कमी से बाल, आँख, नाखून प्रभावित होते हैं। विटामिन B7 का सबसे अच्छा स्रोत है अंडा, मछली, मांस, मेवा, बीज, ऑर्गन मीट, शकरकंद आदि में सबसे अधिक बायोटिन पाया जाता है। आइए अब हम विटामिन B9 के बारे में पढ़ लें। विटामिन B9 का रासायनिक नाम फॉलिक एसिड होता है। हम सभी को पता है जब शरीर में आयरन की कमी होती है या खून की कमी होती है तो सबसे पहले हमें फॉलिक एसिड लेने की सलाह दी जाती है। इसके कार्य को देख लेते हैं। यह DNA का निर्माण करता है, भ्रूण का विकास करता है और रक्त का निर्माण करता है। विटामिन B9 के सबसे अच्छे स्रोत होते हैं हरी पत्तेदार सब्जियाँ, चुकंदर, अनार, बीन्स, मटर, दालें, अंडे, मांस, मछली इत्यादि। अंडों में प्रोटीन, सेलेनियम, राइबोफ्लेविन और विटामिन B12 खूब पाया जाता है। एक बड़े अंडे में 22 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड पाया जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में पालक में
58.2 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड पाया जाता है। तो जब शरीर में खून की कमी हो तो पालक चुकंदर का जूस बनाकर पी सकते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन कुछ हद तक बढ़ने लगता है। विटामिन B9 की कमी होने के लक्षण: चक्कर आना, त्वचा में पीलापन होना, हाथों पैरों में सुन्नता व झुनझुनी महसूस होना, सांस फूलना, अस्थिरता, एनीमिया आदि। आइए हम अब विटामिन B12 के बारे में पढ़ लेते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामाइन होता है। यह एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। शरीर में कमी के लक्षण: कान में आवाज़ आना, घंटी बजना, धड़कन तेज होना, सोचने समझने की क्षमता कम होना, अवसाद, चिड़चिड़ापन, भ्रम होना, रक्त की कमी व कमज़ोर पाचन शक्ति होना और मस्तिष्क आघात होता है। विटामिन B12 के सोर्स कौन कौन से हैं? फर्मेंटेड चावल, खमीर युक्त चावल, यह विटामिन B12 की पूर्ति हेतु रामबाण औषधि है। सॉल्मन मछली में B12 के अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध, दही, लस्सी, छाछ आदि में B12 भरपूर मात्रा में पाई जाती है। आइए अब हम विटामिन B12 के महत्व को देख लेते हैं। इस विटामिन B12 की कमी से शरीर में फॉलिक एसिड का अवशोषण ही नहीं हो पाता है। जब फॉलिक एसिड का अवशोषण ही नहीं होगा तो फिर हमारे शरीर में जब खून की कमी होगा तो फिर वो पूर्ति कैसे होगा। इसलिए विटामिन B12 की अति आवश्यकता होती है फॉलिक एसिड के अवशोषण के लिए। यह रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाता है और साथ ही तनाव से निपटने में मदद करता है। इसलिए विटामिन B12 को एंटी स्ट्रेस विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन B12 शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण हेतु आवश्यक होता है। यह तंत्रिका तंत्र प्रणाली को स्वस्थ बनाए रखता है। यह इकलौता ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। यह नोट्स कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर यह नोट्स आपको और चाहिए, जैसे विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K के नोट्स चाहिए तो कमेंट में बताना, मैं और नोट्स बना के दूँगी। अगर नोट्स पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।